हेलो फ्रेंड्स, क्लियर कट्स में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन और इंग्लैंड के बीच का फ़र्क। आपने अक्सर सुना होगा इन टर्म्स को, पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब टर्म्स एक दूसरे से कैसे अलग हैं? क्या यूके और इंग्लैंड एक ही चीज़ है? और अगर ग्रेट ब्रिटेन है, तो फिर ब्रिटेन क्या होता है? ये कन्फ्यूजन हर किसी को होता है और आज हम इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एक-एक चीज़ को डिटेल में समझेंगे। यूके, ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन और इंग्लैंड के मीनिंग्स, हिस्ट्री और इनकी कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़। साथ ही ब्रेक्जिट का इम्पैक्ट और नॉर्थ आयरलैंड का रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ कनेक्शन भी क्लियर करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको सब समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेन डिफरेंस की ही बात करते हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके एक सोवरेन नेशन है जो 4 कंट्रीज़ का यूनियन है। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड। इसके बाद बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन की। ये एक आइलैंड है जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को कवर करता है। नदर्न आइलैंड इसका पार्ट नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन अगर एक आइलैंड है, तो फिर ब्रिटेन क्या है? ब्रिटेन ये एक कैजुअली यूज होने वाला टर्म है और अक्सर लोग इसे यूके के लिए यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकली ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन सेम चीज़ है। इसके बाद बारी आती है इंग्लैंड की। ये यूके का एक हिस्सा है और सिर्फ एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसका एरिया यूके के सदर्न पार्ट में है। इसी को थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हम एरिया वाइज कंपैरिजन करते हैं और इन्हीं को मैप में भी समझते हैं। यूनाइटेड किंगडम यह सबसे बड़ा है और इसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आइलैंड आते हैं। इससे छोटा होता है ग्रेट ब्रिटेन या फिर ब्रिटेन, जिसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं। यह एक आइलैंड है। और इसके बाद बारी आती है इंग्लैंड की, जो एरिया वाइज सबसे छोटा है और ये ब्रिटेन आइलैंड के अंदर आता है। इस हिसाब से इंग्लैंड को यूके बोल देना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यूके के और भी पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं कि ये अलग अलग एंटिटीज़ कैसे बनी और कैसे एक यूनियन में आई। ये कहानी सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजंस की नहीं है, बल्कि कई सालों के कॉन्फ्लिक्ट्स और कल्चरल डिफरेंसेस का मिक्स है। सबसे पहले बात करते हैं वेल्स की। वेल्स एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी था, लेकिन 13th सेंचुरी में इंग्लैंड ने इसे कॉन्कर कर लिया। 1536 और 1543 के लॉज इन वेल्स एक्ट्स के बाद वेल्स ऑफिशियली इंग्लैंड का पार्ट बन गया। यह एक लीगल यूनियन था जिसमें वेल्स की अपनी अलग आइडेंटिटी खत्म हो गई और उसे इंग्लैंड का पार्ट माना गया। तभी आज हम इंग्लैंड एंड वेल्स को लीगल टर्म्स में एक एंटिटी कहते हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड हिस्टोरिकली राइवल्स थे। दोनों के बीच कई वॉर्स भी हुए थे, लेकिन 1603 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ। स्कॉटलैंड के किंग जेम्स सिक्स इंग्लैंड के भी किंग बन गए। इसे यूनियन ऑफ द क्राउन्स भी कहते हैं। अब दोनों किंगडम्स एक ही मोनार्की के अंडर आ गए, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम्स अभी भी अलग थे। ये सिचुएशन अगले 100 सालों तक चली। फाइनली 1707 में एक्ट्स ऑफ यूनियन पास हुआ और स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ऑफिशियली मर्ज हो गए और एक नई कंट्री के नाम से जाने गए, जो कि था ग्रेट ब्रिटेन। यह यूनियन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हुआ, लेकिन इसके पीछे स्कॉटलैंड में काफ़ी रेजिस्टेंस था। बहुत से लोग इसे अपनी इंडिपेंडेंस खत्म होने की तरह देखते थे। चलिए अब 1801 पर आते हैं। तब तक आयरलैंड एक अलग किंगडम था, लेकिन वहाँ ब्रिटिश क्राउन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हुआ करता था। ब्रिटिश रूल आयरलैंड में 12th सेंचुरी से ही चालू हो गया था और 17th सेंचुरी तक उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ा लिया था। 1801 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ, जिसके बाद आयरलैंड ऑफिशियली ग्रेट ब्रिटेन के साथ मर्ज हो गया। इस नई यूनियन का नाम रखा गया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ये यूनियन दो बड़े रीजंस की वजह से किया गया। पहला, रेबेलियंस को कंट्रोल करना। आयरलैंड में हो रही अपराइजिंग्स जैसे 1798 की आयरिश रिबेलियन ब्रिटिश क्राउन के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी। और दूसरा, फ्रेंच इन्फ्लुएंस को रोकना। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच राइवलरी थी
और ब्रिटेन नहीं चाहता था कि फ्रांस आयरलैंड का उनके अगेंस्ट यूज़ करे। लेकिन ये यूनियन आयरलैंड के लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उनका रिप्रेजेंटेशन वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट में लिमिटेड था और रिलीजियस टेंशंस कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच और बढ़ गए। फिर आता है 1922 का टर्निंग पॉइंट। आयरलैंड काफ़ी टाइम से ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था। रिलीजियस डिफरेंसेस भी एक बड़ा फैक्टर थे। ज़्यादातर आयरलैंड कैथोलिक था, लेकिन ब्रिटिश रूल प्रोटेस्टेंट था, और इस कारण से आयरलैंड का भी पार्टीशन हो गया। सदर्न आयरलैंड एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया, जो आज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहलाता है। लेकिन नदर्न आयरलैंड, जहां ज़्यादातर पॉपुलेशन प्रोटेस्टेंट थी, यूके का पार्ट बना रहा। तभी से आज तक हम इसे कहते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड। ये सब यूनियंस और पार्टीशंस स्मूथ नहीं थे। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच सेंचुरीज तक वॉर्स ऑफ इंडिपेंडेंस चले। स्कॉटलैंड में आज भी इंडिपेंडेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। आयरलैंड में भी ब्रिटिश रूल्स के अगेंस्ट अपराइजिंग्स हुई, जैसे 1798 की रिबेलियन। और नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच टेंशंस तो 20th सेंचुरी तक चली, जो द ट्रबल्स के नाम से भी फेमस हैं। दोस्तों, ये थी वो कॉम्प्लेक्स जर्नी जिसने आज के यूनाइटेड किंगडम को खड़ा किया है। हर रीजन का अपना डिस्टिंक्ट हिस्ट्री और कल्चर है, जो आज भी क्लियरली दिखाई देता है। इतनी इन्फॉर्मेशन के बावजूद एक क्वेश्चन अभी भी मन में बना हुआ है, क्या इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड अलग अलग कंट्रीज हैं? टेक्निकली हाँ, ये चारों अपने कल्चरल आइडेंटिटीज़ और ऑटोनॉमी के साथ अलग कंट्रीज हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्टेज पे ये सब एक नेशन यानी यूके का पार्ट माना जाता है। मज़े की बात यह है कि इसका रिफ्लेक्शन स्पोर्ट्स में काफ़ी हद तक दिखता है। क्रिकेट में इंग्लैंड और वेल्स एक टीम बनाते हैं, जबकि नदर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की एक टीम है। इसी प्रकार स्कॉटलैंड की अलग टीम है। बात करें फुटबॉल की, तो सबकी अपनी अपनी अलग टीम्स होती हैं। नदर्न आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इससे इतर ओलंपिक्स में यूके एक टीम के तौर पर कॉम्पीट करता है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में सब अलग अलग कम्पीट करते हैं। अब बात करते हैं इन कंट्रीज़ के पॉलिटिकल पावर्स के बारे में। 1998 के बाद स्कॉटलैंड, वेल्स और नदर्न आयरलैंड को अपने कुछ मैटर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करने का अधिकार मिला। एडिनबर्ग में स्कॉटलैंड का अपना खुद का पार्लियामेंट है, और वेल्स और नदर्न आयरलैंड के पास अपने असेंबलीज हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इमिग्रेशंस और करेंसी अभी भी लंदन से यानी कि यूके गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। अब बात करते हैं ब्रेक्जिट की। ब्रेक्जिट का मतलब है ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। ये 2016 में एक रेफरेंडम के थ्रू डिसाइड हुआ, जिसमें मेजॉरिटी यूके सिटीजन्स ने ईयू से अलग होने के लिए वोट किया। ब्रेक्जिट का असर यूके के हर रीजन पर अलग अलग रहा। स्कॉटलैंड में मोस्टली ईयू में रहने के लिए वोट किया, लेकिन उन्हें ब्रेक्जिट फॉलो करना पड़ा। नदर्न आयरलैंड में ब्रेक्जिट का ट्रेड और बॉर्डर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट रहा, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड अब ईयू का पार्ट है और नदर्न आयरलैंड ईयू का पार्ट नहीं है। इसी कारण से नदर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल भी इम्प्लीमेंट किया गया, जो ट्रेड रूल्स को सिंप्लीफाई करता है। लेकिन यह अब भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब कुछ फन फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। यूके का फ्लैग, जो कि यूनियन ऑफ जैक कहलाता है, एक्चुअली 3 अलग फ्लैग्स का कॉम्बिनेशन है: इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के ट्रेडिशनल फ्लैग्स। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रिटिश पर्सन और इंग्लिश पर्सन में क्या फ़र्क है। ये बहुत सिंपल है। ब्रिटिश का मतलब है कोई भी पर्सन जो यूके का सिटीज़न है, और इंग्लिश का मतलब है सिर्फ इंग्लैंड का रेसिडेंट। अगर इन्हीं सब चीज़ों को सिंपल तरीके से याद रखें तो इंग्लैंड एक कंट्री है, ग्रेट ब्रिटेन एक आइलैंड है जो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को कवर करता है, और ब्रिटेन एक कैजुअल टर्म है ग्रेट ब्रिटेन के लिए, जैसा कि हम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह सिंपली इंडिया बोलते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो जिसमें एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया गया है, उसे ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा फैक्ट आपके लिए नया था।
और अगर आप और टॉपिक्स पे क्लैरिटी चाहते हैं तो वो भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।